Subscribe our YouTube channel and press the notification bell icon to never miss any update. हेलो दोस्तों, मैं आकाश अड्डा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग एमपीएससी प्रीलिम का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डायनामिक्स का पोर्शन शुरू करने वाले हैं। एमपीएससी प्री 2020 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डायनामिक्स का पोर्शन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, डायनामिक्स का क्लास 1 है अपना, और आज का अपना टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन। तो अपन मोशन से संबंधित जितने भी टर्म्स है वो सब आज डिस्कस करेंगे। और जो दो तरह के मोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायनामिक्स के अंदर, वो है रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। तो आज जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे या जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो लोग प्लीज इसे सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि आपको सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन तुरंत और सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो डायनामिक्स स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले डायनामिक्स ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है? मोशन। और ये जो मोशन का जो थ्योरी है, दो प्रकार की थ्योरी हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। तो ये जो मोशन की थ्योरी है ये सबसे पहले जब इन्वेंट हुई थी तो ये नियर अबाउट 1564 में ये इन्वेंट हुई थी। और इसके बाद में इसको 1642 में न्यूटन ने कैरी फॉरवर्ड किया। इसको मोस्टली लोगों को पता है कि इसको न्यूटन ने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो जब से इसको न्यूटन ने कैरी फॉरवर्ड किया है, जिस साल से इसको न्यूटन ने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो वो साल कौन सा है? 1642 में इसको न्यूटन ने कैरी फॉरवर्ड किया था। लेकिन डायनामिक्स से जो थ्योरी है ये सबसे पहले 1564 ये साल में पब्लिश हुई थी। ये तब से ये थ्योरी अपने को पढ़ने को मिल रही है। ठीक है, अब डायनामिक्स मतलब पता है आप सबको मोशन होता है, और डायनामिक्स के दो पार्ट रहते हैं। डायनामिक्स के दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है काइनेटिक्स और एक रहता है काइनेमेटिक्स। एकदम बेसिक है, इसको एकदम बेसिक से पढ़ लो। तो काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक है। अगर कोई बॉडी मोशन में बाय कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, बॉडी मोशन में और उसके ऊपर जो फोर्स लगाया था मोशन में रहने के लिए, वो इफेक्ट अगर कंसीडर करते हैं तो इसको बोलते हैं काइनेटिक्स। मतलब इन मोशन विथ कंसीडरिंग फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्स रहते हैं वो कंसीडर करके अगर बॉडी मोशन में है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। और इसको बोलते हैं इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस, उसको बोलते हैं अपन काइनेमेटिक्स। तो दोनों ब्रांचेस डायनामिक्स की है, मतलब दोनों के अंदर बॉडी मोशन में रहने वाला है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें विद कंसीडरिंग फोर्सेस, इसमें विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस। ठीक है, अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या रहते हैं। मोशन मतलब क्या होता है? कोई भी एक बॉडी में हलचल होती है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से जो बॉडी की पोजीशन चेंज होती उसको बोलते हैं अपन मोशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट। मोशन के बेसिकली तीन टाइप्स है, एक है ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन और तीसरा है प्लेन मोशन। ये तीनों टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो पहला टाइप है ट्रांसलेशन मोशन के और भी दो टाइप्स है। ट्रांसलेशन मोशन के और भी दो टाइप्स है, जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरे का नाम है कर्वीलिनियर मोशन। तो नाम से ही आपको समझ गया होगा कि इस पर्टिकुलर टाइप के मोशन में बॉडी में हलचल कैसी होती है। जैसे कि अगर कोई इसका नाम क्या है? लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा, मतलब वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन है, उसको बोलना अपने को रेक्टिलिनियर मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग दी कर्व है, मतलब वो ऑब्जेक्ट कर्वेचर फॉर्म में फ्लो हो रहा, कर्वेचर फॉर्म में मूव हो रहा, तो उसको बोलना है अपने को कर्वीलिनियर मोशन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एग्जांपल दूं मैं तो इसमें बोलूंगा मैं ऑब्जेक्ट फॉल अंडर ग्रेविटी। कोई ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी में फॉल होता, मतलब बाय ग्रेविटी जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता तो वो हमेशा लीनियर नीचे गिरता है। और इसमें अगर एग्जांपल देना है तो इसमें बोलेंगे अपन इंपैक्ट ऑफ जेट, प्रोजेक्शन ऑफ जेट। कभी आपने देखा होगा कोई अगर एक पाइप में से पानी फ्लो हो रहा तो पानी हमेशा ऐसा कर्वेचर फॉर्म में फ्लो होता है। जो पानी का मोशन रहता, पानी का मोशन हमेशा कैसा रहता? कर्वीलिनियर रहता। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में पाथ हो रहा, एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा, एक स्ट्रेट लाइन से मूव हो रहा, तो उसको बोलना रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्वेचर फॉर्म हो रहा, कर्वीलिनियर मूव हो रहा, तो उसको बोलना कर्वीलिनियर मोशन। एकदम बेसिक है,
रेक्टिलिनियर क्या होता है और कर्विलिनियर क्या होता है। इसके और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है, बहुत ज्यादा इक्वेशंस है, वो आपको देखने का है। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन मतलब एखादे बॉडी के सारे पार्टिकल्स अगर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मूव हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन रोटेशनल मोशन। मतलब ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे कि एग्जांपल देना है तो फैन दूंगा मैं, एग्जांपल दूंगा तो मूविंग फैन। फैन में कैसा है, फैन के जो ब्लेड्स है उसमें जितने भी पार्टिकल्स वो ब्लेड बने हुए हैं वो सारे पार्टिकल्स अलोंग दी सर्कल ही घूमने वाले हैं, अलोंग दी इट्स ओन एक्सिस घूमने वाले हैं, वो फैन के ओन एक्सिस के सर्कुलर फॉर्म में घूमने वाले हैं। तो ऐसा बॉडी जिसके हर पार्टिकल एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अलोंग मूव हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन समझ में आ गया और रेक्टिलिनियर मोशन समझ में आ गया, ठीक है। रोटेशनल मोशन समझ में आ गया। अब देखेंगे प्लेन मोशन क्या रहता है। तो प्लेन मोशन क्या रहता है, प्लेन मोशन मतलब कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। प्लेन मोशन मतलब इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें दोनों भी मोशन आपको दिख रही है। मतलब जिसमें एक बॉडी अलोंग दी स्ट्रेट लाइन भी मूव हो रही, एक ही बॉडी में स्ट्रेट लाइन भी है और कॉन्सेंट्रिक भी है। एक ही बॉडी में स्ट्रेट लाइन भी मोशन है और कॉन्सेंट्रिक भी है, तो उसको बोलना अपने को प्लेन मोशन। जैसे एग्जांपल बोलूंगा तो बॉलिंग करते हैं आप लोग, बॉलिंग, तो बॉलिंग करते हुए आपने देखा होगा बॉल कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है। जब बॉलिंग करते हैं हम लोग तो बॉल कैसा जाता है, अलोंग दी स्ट्रेट लाइन जाता। मतलब वहां कौन सी मोशन हो रही, अलोंग दी स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मतलब ट्रांसलेशन मोशन। और वो बॉल के जो हर एक पार्टिकल्स वो कैसे घूमने वाले हैं, अलोंग दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वो बॉल के हर एक पार्टिकल्स अलोंग दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल घूमने वाले हैं, तो इसलिए उसको अपन बोल सकते हैं कि इस प्रकार के ऑब्जेक्ट में, इस तरह के ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों मोशन का समावेश हो रहा है, इसलिए इस तरह के ऑब्जेक्ट को अपन प्लेन मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मतलब अलोंग दी स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल मतलब अलोंग दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और प्लेन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। ट्रांसलेशन में दो टाइप है, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। अलोंग दी स्ट्रेट पाथ मतलब रेक्टिलिनियर, अलोंग दी कर्व पाथ मतलब कर्विलिनियर, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन का आपका पार्ट हो गया अच्छे से। इसके इक्वेशंस अपन क्या रहते हैं रेक्टिलिनियर के, कर्विलिनियर के, वो आगे आगे अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ऑलमोस्ट लगता है दोनों टर्म सेम ही है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे अपन। डिस्टेंस मतलब क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है। तो डिस्टेंस में पहली बात, डिस्टेंस आप किसी भी तरह का मेजर कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टोटल पाथ टाइम, जो भी वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पाथ टाइम मेजर करना, इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस कैसा भी रह सकता है, मे बी इट इज स्ट्रेट और लीनियर और इट मे बी कर्विलिनियर। लेकिन अगर वो डिस्टेंस हम जो मेजर कर रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रेट है या सिर्फ लीनियर है तो उसको बोलना डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो, टोटल अमाउंट ऑफ पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, टोटल अमाउंट ऑफ पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट रहता ये सिर्फ स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट ऑब्लिक लीनियर डिस्टेंस मेजर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो अगर हम सिर्फ स्ट्रेट और लीनियर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको बोलना डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस जो रहता वो एक टोटल अमाउंट रहता, जितना भी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता वो पूरा का पूरा अमाउंट, मतलब डिस्टेंस जो रहता वो हमेशा लॉन्ग रहता और डिस्प्लेसमेंट जो रहता वो हमेशा शॉर्ट रहता। ये दूसरा पॉइंट इसके अंदर है। डिस्टेंस जो आपको लॉन्ग भी मिल सकता, मतलब वो अपने को ऑब्जेक्ट का पूरा डिस्टेंस मेजर करने का, पूरा पाथ उसका ट्रैवल करने का है, जिसको अपन डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो रहते हैं वो हमेशा अपन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मेजर करते हैं। मतलब अपन किसी ऑब्जेक्ट का शॉर्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना, शॉर्ट और लॉन्ग वाला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा हुआ है। उसके बाद में
डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही शो करना पड़ता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करना पड़ता। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक पॉइंट हमें रखना। चौथा पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है ऐसा कि डिस्टेंस जो रहता वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आ सकता है या इक्वल आ सकता है। नॉर्मली डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही आता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पहले ही बताया डिस्टेंस अपन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेजर करते और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपन जो मेजर करते उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब लॉन्ग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आने वाला है। लेकिन अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रही है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आते हैं। मतलब व्हेन बॉडी मूविंग ऑन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, व्हेन बॉडी मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, व्हेन बॉडी मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को सिंबल देता हूं मैं d और डिस्प्लेसमेंट को अपन सिंबल देते हैं s। तो व्हेन बॉडी मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ये क्वेश्चन आ सकता जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव होती उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहते, मोर देन, इक्वल, लेस देन, नन ऑफ दिस। तो आपको टिक करना है इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब क्या रहते, सेम रहते। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का स्टडी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस रहता जो आपको इसके ऊपर से समझ गया होगा। कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछो ताकि मैं आपको उसका हेल्प कर सकूं। अब अपन देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या रहते हैं। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे बेसिक टर्म पहले देख लेंगे, बाद में इसके ऊपर के अपने को सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने का है। तो डायनामिक्स पोर्शन में न्यूमेरिकल्स का पार्ट ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू स्टैटिक्स। डायनामिक्स में अगर 7 क्वेश्चन है तो 7 में से 3 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के आ सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड मतलब क्या है और वेलोसिटी मतलब क्या है। तो स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब स्पीड, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी का। उसके बाद में सेकंड पॉइंट वही, स्पीड जो रहेंगी वो रहेंगी स्केलर क्वांटिटी और ये रहेंगी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया मतलब स्केलर क्वांटिटी है, और वहां डिस्प्लेसमेंट आ गया मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। उसके बाद में इसको बोलूंगा मैं d अपॉन टी और इसको बोलूंगा मैं s अपॉन टी, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन d अपॉन टी, उसको बोलेंगे अपन s अपॉन टी। स्पीड को जो मेजर करते हैं नॉर्मली सब लोग ऐसे बोलते हैं कि स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। ऐसा नहीं है, स्पीड को आपने मेजर करना है किलोमीटर पर आवर में और वेलोसिटी को आप मेजर करना मीटर पर सेकंड में। स्पीड इज मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। गाड़ी की स्पीड हमेशा कैसे पहुंचते हैं अपन, किलोमीटर पर आवर में गिनते हैं अपन, और वेलोसिटी को गिनना है आपको मीटर पर सेकंड में। यहां से तो आपको कन्वर्शन में ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड। ये कन्वर्शन में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कन्वर्शन का इंपॉर्टेंस बहुत रहता। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट, स्पीड जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड किसी को अपोज नहीं करता। लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कभी-कभी मोशन को अपोज करता। तो जब वेलोसिटी हम अपोजिट डायरेक्शन से लगाते तब वो नेगेटिव पे आ सकता, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव आल्सो। नेगेटिव कब आ सकता है, जब हम वेलोसिटी किसी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाने वाला वेलोसिटी क्या आ सकता, नेगेटिव आ सकता। लेकिन स्पीड जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन दी डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन हमने कैसे लगाई है उस पर डिपेंड करता है कि उसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस बता दिया स्पीड वेलोसिटी का, कन्वर्शन बता दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब अपन आगे जाएंगे, आगे देखेंगे अब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या रहता है और उसके बाद में देखेंगे जर्क क्या रहता है। तब देखेंगे एक्सेलरेशन क्या रहता है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद स्पीड ऑफ टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी डीवी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dt। तो एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम dv अपॉन dt। अब ये अगर d ऑफ dt लूम है और वेलोसिटी को जो वेलोसिटी का इक्वेशन देखो ऊपर अपन निकाला था अपन ने टेबल के अंदर। वेलोसिटी को अपन ने क्या लिखा था s अपॉन t। तो इसको अगर बोलूं मैं s अपॉन t, वेलोसिटी मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ds बोलना पड़ेगा इसको कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी मतलब नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ अपने को चेंज इन वेलोसिटी लिखने का है तो अपन लिखेंगे ds अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया d2s अपॉन dt स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या बन गया, एक्सेलरेशन का इक्वेशन बन गया d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो ताकि इसका आपको प्रॉब्लम में ये इक्वेशन कहां से आया जब बताऊंगा मैं तो आपको वहां टेंशन नहीं है कि इक्वेशन का सर आपने कैसे लिखा, क्योंकि ये पार्ट में मैंने इक्वेशन बता दिया कैसे आया। d2s अपॉन dt स्क्वायर, d अपॉन dt और वेलोसिटी को अपन ने लिखा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अपन ने डेरिवेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन निकाला अपन ने, तो वो आ गया d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इक्वेशन क्या बनता है d2s अपॉन dt स्क्वायर। अब दो तीन पॉइंट ध्यान में रखना एक्सेलरेशन से। when velocity is constant, when velocity is constant acceleration is zero, acceleration is zero। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या आता, जीरो आता। इवन when velocity is non zero, velocity is zero, velocity is zero, acceleration is non zero। मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी आ सकता। नॉन जीरो मतलब क्या, जैसा जब तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता तो उसको बोलते हैं अपन रिटार्डेशन, उसको बोलते हैं अपन रिटार्डेशन। तो जब तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन क्या आता हमेशा जीरो। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक के वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहां तुम्हारे को एक्सेलरेशन मिलने वाला नहीं है, वो कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। और अगर कभी कभी वेलोसिटी जीरो भी आ गया तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, वेलोसिटी जीरो आ सकता है लेकिन तब एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी रह सकता, मतलब नेगेटिव भी रह सकता। नॉन जीरो मतलब क्या, माइनस भी रह सकता। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आया तो उसको बोलते हैं अपन रिटार्डेशन। प्लस एक्सेलरेशन आया तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन माइनस में आया तो रिटार्डेशन बोलने का। ये पॉइंट ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट ध्यान में रखना, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। मतलब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा ऐसा कंफर्म नहीं है। और एक लास्ट टर्म देखेंगे अभी अपन इससे रिलेटेड, जर्क। झटके जब देते हैं अपन कोई बॉडी में तो उसको बोलते हैं अपन जर्क। तो जर्क को बोलते हैं अपन चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे एक्सेलरेशन को बोला अपन ने चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे जर्क को बोलते हैं चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखो जर्क को कैसे लूंगा मैं, जर्क को अपन लिखेंगे जे सिंबल लीजिए इसको, तो dA अपॉन dt, dA अपॉन dt लिखूंगा मैं। अब मैं एक्सेलरेशन को अगर लिखने का है वेलोसिटी के फॉर्म में क्या करेंगे अपन, d अपॉन dt लिखता और इसको लिखता मैं dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन को अगर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखने का तो क्या करूंगा मैं, d अपॉन dt बाहर निकाला और एक्सेलरेशन को लिखा मैंने dv अपॉन dt, जो इक्वेशन बनाया ऑलरेडी। और वेलोसिटी को भी अपन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब यहां से भी मैं d अपॉन dt बाहर निकालता और वेलोसिटी को मैं लिखता ds अपॉन dt, वेलोसिटी को मैं लिखता ds अपॉन dt। तो देखो क्या हो गया, 3 बार d हो गया। क्या किया अपन ने, एक्सेलरेशन को लिखा अपन ने dv अपॉन dt और वेलोसिटी को लिखा अपन ने ds अपॉन dt। यहां से भी d अपॉन dt बाहर निकाल लिया। तो ये इक्वेशन क्या बन रहा है, d into d d क्यूब s अपॉन dt क्यूब, d क्यूब s अपॉन dt क्यूब। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बन गया। जर्क का इक्वेशन क्या बन गया, d क्यूब s अपॉन dt क्यूब। मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना है तो ds अपॉन dt, एक्सेलरेशन का बनाना है तो d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर, और जर्क का बनाना है तो d क्यूब s अपॉन dt क्यूब। ये तीन इक्वेशन देखो जो आज आपको निकाल के दिया मैंने, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम करने वाले हैं। जो तीन इक्वेशन बना के दिया आज
वेलोसिटी ds अपॉन dt, एक्सेलरेशन d2s अपॉन d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर, और jerk d क्यूब s अपॉन dt क्यूब, d क्यूब s अपॉन dt क्यूब। तो ये सारे बेसिक टर्म जो है डायनामिक्स से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, वो अपन ने स्टडी कर लिए। आज अपन ने क्या क्या देखा? आज अपन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जर्क, स्पीड, टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, प्लेन मोशन, सारे अपन स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट पार्ट में अपन रेक्टिलिनियर मोशन के सारे इक्वेशन स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे हुए हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन क्लास 2 में मिलते हैं आगे, जिसमें अपन सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।